Hello students, welcome to Praxis Vidyapit YouTube channel. This is Vinay Pandey. I am going to explain Werner coordination theory, which is a part of coordination chemistry. अब coordination compound एक चैप्टर है क्लास 12th में, उसी का ये एक पार्ट है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी. इसी के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं. तो स्टार्टिंग से समझते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी. इसका नाम वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पढ़ा है जो एक केमिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर के नाम पे. अल्फ्रेड वर्नर, इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है. फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है. ठीक है. और इनको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था. नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन्हें इसी कोऑर्डिनेशन थ्योरी की वजह से ही इन 1893 में. वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी ये पहली थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर या शेप के बारे में. तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे. तो इस थ्योरी के आने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं जो अल्फ्रेड वर्नर ने एक्सप्लेन किया. जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक कंपाउंड है COCl3 और 6NH3. तो उन्होंने कहा कि अगर जो इसकी रिएक्शन कराई जाए सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसकी रिएक्शन कराई जाए तो ये जो है 3 ये सिल्वर क्लोराइड का 3 मोल प्रेसिपिटेट देता है. ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट देता है. इसी तरीके से सिमिलर फॉर्मूला हो COCl3 या 5NH3 है, इसकी भी रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराई गई तो ये 2 मोल सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट देता है. या ये कह सकते हैं कि इसमें 3 क्लोराइड मिला है, यहाँ पर 2 क्लोराइड मिला है. दिखाई दे रहा है कि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी +3 है, यहाँ पर भी +3 है. दोनों का फॉर्मूला भी बस यहाँ पर नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बदल रहे हैं. लेकिन क्लोराइड यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. दोनों जगह क्लोराइड, नंबर ऑफ क्लोराइड जो है वो सेम है. तो यहाँ पर बदल कैसे जा रहे हैं? यहाँ 3 क्लोराइड आयन क्यों बन रहा है, यहाँ पर 2 ही क्लोराइड आयन क्यों बन रहा है? या जो प्रेसिपिटेट बन रहा है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद वो कम क्यों है? ठीक है. अब इस पार्ट को हमें समझना है कि ऐसा क्यों है कि दोनों जगह जो है सॉल्ट का ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है दोनों जगह कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, नंबर ऑफ क्लोराइड सेम है. सिल्वर नाइट्रेट जो रिएजेंट यूज़ किया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट, उसके साथ बनने वाला प्रेसिपिटेट अलग अलग क्यों है? यहाँ पर 3 ही क्लोराइड आयन मिल रहे हैं, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन मिल रहे हैं. ऐसा बदल क्यों रहा है? तो इसी थ्योरी का जो ऑब्जर्वेशन था, इसी के बेसिस पे वर्नर ने अपनी थ्योरी दी और उसी थ्योरी के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं. अब आते हैं वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे. तो ये जो अभी इससे पहले मैंने बताया वो ये था कि वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी आने से पहले क्या चीज़ें दिखाई दे रही थी. तो वर्नर ने उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपनी एक थ्योरी दी. उस थ्योरी के बारे में हम समझते हैं. तो इन्होंने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, वर्नर ने कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसकी 2 वैलेंसी होगी. तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज. तो 2 टाइप की वैलेंसी है, दोनों को मैं बता देता हूँ. एक होता है इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा तो उसकी 2 टाइप की वैलेंसी होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी वैलेंसी को ही यहाँ पर आयनाइजेबल भी बोलते हैं. आयनाइजेबल वैलेंसी भी इसको कहा जाता है. और इसको नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं. नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी इसको कहा जाता है. तो ये चीज़ इन्होंने ये एजम्पशन बताया था. अब एक एक करके हमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में अलग अलग पढ़ना है. तो हर एक कंपाउंड की 2 वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है. अब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक एक करके देखेंगे दोनों वैलेंसी को सेपरेटली, तो हम इसके पूरा कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएंगे. अब हम आते हैं प्राइमरी वैलेंसी पे.
तो प्राइमरी वैलेंसी को मैंने भी जैसे बताया था आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं इसको। ये चीज़ अभी जब हम पूरा कंपाउंड लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल इसको समझ के रखिए कि इसको आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहा जाता है। इसमें ये 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं क्या है। इट करेस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। हम जानते हैं जैसे हम किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट लिखा जाता है, उसमें एक मेटल लिखा होता है, उसके अलावा लीगेंड लिखा होता है। तो ये जो मेटल M लिखा हुआ है इसको सेंट्रल मेटल एटम या उसको आयन बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन उसको कहा जाएगा। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ पहली बात पता लगी हमें प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। दूसरी चीज़ लिखा हुआ है क्या कि न्यूट्रलाइज्ड एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन सच एज क्लोराइड या सल्फेट, क्लोराइड सल्फेट या एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा ही ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये इसको सिर्फ और सिर्फ निगेटिवली चार्ज्ड आयन ही सेटिस्फाई कर सकते हैं जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज के अलावा किसी भी टाइप का लीगेंड इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। 2 बातें पता लगी। तीसरी बात, अटैचमेंट ऑफ मेटल आयन विद नेगेटिव लीगेंड इज शोन बाय डॉटेड लाइन। जितना भी जैसे हमें जानते हैं कि मेटल और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। मेटल और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लीगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के साथ जो है शेयर करता है। तो यहाँ पर लीगेंड से मेटल की तरफ जो बॉन्ड बन रहा होगा, अगर जो वो प्राइमरी वैलेंसी का पार्ट है तो उसको हम डॉटेड लाइन या डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट ये भी है, जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि जितने कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये नॉन डायरेक्शनल होती है। नॉन डायरेक्शनल क्यों नॉन डायरेक्शनल होगा? जब कभी भी इसका जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जब वाटर में डिसॉल्व किए गए तो अपने कैटायन आयन में ब्रेक कर जाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनका बॉन्ड जो है वो हमेशा बना रहता है, वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, जितने भी सेंट्रल एटम के साथ जितने भी एटम्स अटैच्ड होते हैं वो प्रॉपर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो प्राइमरी वैलेंसी है क्योंकि आयनाइजेबल है, इसीलिए आयनाइजेबल वैलेंसी होने की वजह से इसको नॉन डायरेक्शनल में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पे। सेकेंडरी वैलेंसी को नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहा जाता है। जैसे हमने प्राइमरी वैलेंसी पढ़ा तो उसको आयनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सामने कि इट करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। किसका कोऑर्डिनेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। किसका ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो या ऑक्सीडेशन नंबर हो, दोनों ही सेंट्रल मेटल एटम या आयन का देखा जाता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। ये जो प्राइमरी वैलेंसी थी, प्राइमरी वैलेंसी को मैंने क्या बताया कि न्यूट्रलाइज एंड सेटिस्फाइड बाय नेगेटिवली चार्ज लीगेंड। जितने भी नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, नेगेटिव चार्ज आयन होंगे, उन्हीं से प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल या सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी नहीं कि नेगेटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली चार्ज आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। दोनों में से कुछ भी हो वो सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल कर देगा। अब बात आती है तीसरी चीज जो उसमें हमने पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उसमें क्या था? प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल करने वाले जो प्राइमरी वैलेंसी को हम हमेशा जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो वहां पर हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं या डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ये क्या चीज़ है? लास्ट पॉइंट ये बताता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी में जो चीज़ें आती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं। सेकेंडरी वैलेंसी वो डायरेक्शनल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जो प्राइमरी वैलेंसी है उसके से वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ये एक वर्नर फार्मूला है, वर्नर्स फार्मूला है किसी कंपाउंड का, और इसको जो मॉडर्न फार्मूला अगर जो हम इसका देखेंगे तो मॉडर्न फॉर्म में इसको लिखा जाता है CO। यहाँ पर जो एमाइन होगा ये 6 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा
और 3 क्लोराइड जो है वो बाहर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है चीज़ कि जैसे यहाँ पर हम कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है। यहाँ पर भी हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, क्योंकि अमीन जो NH3 है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट में कंट्रीब्यूशन 0 होगा। और ये क्लोराइड है, एक क्लोराइड -1 कंट्रीब्यूट करता है, तो एक क्लोराइड का -1 होगा तो 3 क्लोराइड का -3 हो जाएगा, -3, और ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखा जाएगा तो ये +3 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कोबाल्ट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है। मैंने बताया था कि अगर जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है तो जनरली ये मान सकते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अगर जो ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन अगर जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो मोस्ट प्रोबेबली या मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर 6 आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस कंपाउंड को, ये वर्नर फार्मूला है और ये इसी कंपाउंड का मॉडर्न फार्मूला है, ये इसको हम मॉडर्न फार्मूला बोलते हैं। तो इस फार्मूले को देख के नहीं बताया जा सकता था कि कितने क्लोराइड निकलेंगे या कितने क्लोराइड आयन यहाँ से मिल सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले को देख के बता सकते हैं। तो वर्नर ने इस फार्मूले को देख के एजम्पशन दिया था, उसी एजम्पशन के बेसिस पे अपनी थ्योरी बताई और उस थ्योरी को हम अब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, सेंट्रल एटम कौन है, वो है कोबाल्ट। यहाँ पर सेंट्रल एटम के साथ कौन जुड़ा हुआ है, 6 जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड लगे हुए हैं, उनको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर NH3 तो मैं कैसे बता रहा था, प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी दोनों को मुझे एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा, आप जरा अपने दिमाग से सोचिए कि अगर जो ये क्लोराइड अंदर होता कहीं पे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हो, तो ये क्लोराइड अंदर भी होगा तब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही आएगा। और ये जो NH3 है अगर जो ये बाहर चला गया तो ये NH3 कभी भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि हमें अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर सेंट्रल एटम को छोड़ के जो कुछ लिखा है वो क्या है, लीगेंड। वो लीगेंड ही बताता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ये जो NH3 है इसके ऊपर चार्ज 0 है, जब तक ये अंदर है तब तक ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पार्ट है और तब तक ये कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर जो ये NH3 इस स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर चला गया, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर से बाहर चला गया, तो इस NH3 का कोई रोल नहीं रह जाएगा, इस NH3 का फिर कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा, ये बाहर जाके इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हिस्सा नहीं रहेगा। लेकिन यही चीज अगर जो हम क्लोराइड के बारे में बात करें, क्लोराइड बाहर है तो इस क्लोराइड की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। ये जो क्लोराइड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये बाहर इसलिए आ रहा है। अगर जो ये अंदर आ जाए, ये जो क्लोराइड है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ जाए तो भी हमें ये दिखाई देगा, ये अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ जाए तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। लेकिन अब ये क्लोराइड दोनों काम कर सकता है। कैसे काम कर सकता है, ये क्लोराइड लीगेंड भी बन सकता है, अंदर आ गया तो लीगेंड बन जाएगा, बाहर है तो आयन है। अगर जो अंदर आ गया तो लीगेंड का काम कर रहा है, लीगेंड का काम करेगा यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी बैलेंसी क्या है, प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो ये दे ही रहा है, इसका तो प्राइमरी बैलेंसी में कोई रोल ही नहीं है। लेकिन सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में बात करें तो सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में मैंने क्या बताया, सेकेंडरी बैलेंसी वो होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर जो क्लोराइड अंदर आ गया तो ये प्राइमरी, ये क्लोराइड, इसमें से एक क्लोराइड आयन भी अंदर आ जाता है तो भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चाहे बाहर हो और चाहे ये अंदर आ जाए, दोनों ही जगह पर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी कि प्राइमरी बैलेंसी को वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करें कि अगर जो क्लोराइड आयन अंदर आया तो क्या सेकेंडरी बैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, जाहिर सी बात है करेगा। भाई अगर जो अंदर आ जाए तो अंदर आने के बाद क्या होगा, यहां पर ये लीगेंड का पार्ट हो जाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक और बढ़ जाएगा। तो जो एनानिक लीगेंड होता है ये दोनों काम कर सकता है, दोनों बैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन जो न्यूट्रल लीगेंड है वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी बैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर सकता है, प्राइमरी बैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज ही नहीं होता। अगर जो वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर रहेगा तब तो वो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पार्ट होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन अगर जो कहीं ऐसा हो गया कि ये बाहर चला गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो कंट्रीब्यूट कर नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है।
अब एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको पूरा समझ लेते हैं। एक वर्नर फॉर्मूला में लिख रहा हूँ COCl3 6NH3। तो ये वर्नर फार्मूला है। मॉडर्न फार्मूला इसका क्या बनेगा कि कोबाल्ट इसका सेंट्रल एटम हो जाएगा और यहाँ पर जो अमोनिया है ये एज अ लीगेंड 6 अमोनिया लीगेंड की तरह रहेगा और 3 क्लोराइड बन जाएगा। ये हम सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो अभी मैं बता देता हूँ कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला है। अगर जिसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो जितना कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है वो सिर्फ बचा रहेगा, बाकी जो क्लोराइड आयन है वो अलग हो जाएगा। मतलब वाटर में डिसॉल्व किए जाने पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर की जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो आयनाइजेशन स्पेयर है, आयनाइजेशन एंटिटी में काउंट किया जाता है, तो ये हमेशा आयनाइज हो जाएगा। तो यहाँ से 3 क्लोराइड आयन बनेगा। तो जब इसका हम कैटायन लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कोबाल्ट NH3, और क्योंकि 3 क्लोराइड बाहर निकल गया तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हमारे आयन कितने आयन बन गए? क्लोराइड आयन बन रहा है। कितने क्लोराइड? 3 आयन। अगर जो टोटल नंबर ऑफ आयन देखना चाहें हम तो 3 आयन यहाँ पर है और एक यहाँ पर हो गया, टोटल नंबर ऑफ आयन 4 आ गए। अब मैं उसके बारे में बात करूँ जो मैंने दोनों थ्योरीज में बताया था। मैंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। देखिए ये हो गया कोबाल्ट। कोबाल्ट क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो मैंने इसके लिए 6 पोजीशंस बना दी। मैंने कहा था कि जो कुछ भी सेकेंडरी बैलेंसी का पार्ट होगा उसको हम हमेशा सॉलिड लाइन से, या ये इस तरीके से ये लाइन बना रहे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे उसमें, ठीक है, डैश लाइन बनाए तो चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने थिक लाइन बना दी है। तो मैंने कहा था कि जो कुछ भी सेकेंडरी बैलेंसी का पार्ट होगा वो थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सेकेंडरी बैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है। किसकी वजह से? अमोनिया की वजह से। तो सारा का सारा अमोनिया कहाँ लग जाएगा? यहाँ पे लग जाएगा। ये आ गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि जितना कुछ आयनाइजेशन स्पेयर का पार्ट होगा या जितना भी प्राइमरी बैलेंसी को फुलफिल करेगा उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देखिए प्राइमरी बैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो +3 आता है। अब इससे पहले मैंने बताया भी। तो अगर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? इस क्लोराइड की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी हम प्राइमरी बैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हमेशा ही डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 3 क्लोराइड हैं, ऐसे हम डायरेक्शन बना देते हैं। एक क्लोराइड आयन यहां बना दे रहे हैं और 2 क्लोराइड आयन इस तरीके से डॉटेड लाइन से और बना देते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। दोनों ही तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए और आपसे कहा जाए केमिकल फार्मूला लिखिए, तो आप स्ट्रक्चर जानते रहेंगे तो आप केमिकल फार्मूला ये लिख ले जाएंगे। मान लीजिए स्ट्रक्चर दे दिया और आपसे पूछेगा बताइए इस स्ट्रक्चर को देख के कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितना क्लोराइड बनेगा। तो आप देखेंगे कहाँ कहाँ डैश लाइन है, डैश लाइन में जितने आयन होंगे वही आयन, वही क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने फर्स्ट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पर फिर से देखिए कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फिर से +3 है। तो जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा तो जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 ही होता है। अब इसी फॉर्मूले को हम दोबारा लिखें। कोबाल्ट के साथ 3 क्लोराइड अभी भी हैं, लेकिन इस बार हम नंबर ऑफ आयन काउंट करते हैं। तो ये कोबाल्ट हो गया सेंट्रल एटम, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तो यहाँ पर NH3 5 ही लगेगा और 5 के बाद, क्योंकि NH3 5 है तो 5 ही रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो एक क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्पेयर का पार्ट हो जाएगा और यहाँ पर Cl2 लिख देंगे। अब क्या पता लग रहा है हमें? हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक क्लोराइड आयन, जो ये जो क्लोराइड है ये अब आयनाइजेशन स्पेयर का पार्ट नहीं है, आयनाइजेशन एंटिटी का पार्ट नहीं है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में आ गया है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं? जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। अब ये 2 काम कर रहा है। 2 काम क्या कर रहा है? ये अंदर बैठा है तो इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर तो बढ़ ही रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर एनायनिक लिगेंड की वजह से आएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन ये अंदर रह के कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ा रहा है। तो यानी कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो एनायनिक लिगेंड होता है वो दोनों काम कर सकता है। दोनों काम का मतलब वो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर सकता है और ऑक्सीडेशन नंबर को भी, ठीक। अब इसका हम कैटायन एनायन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर कोबाल्ट NH3 ये 5 है, एक क्लोराइड यहाँ लगा दिए, क्योंकि 2 क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे। तो 2 क्लोराइड आयन मिले तो हमें दिखाई दे रहा है
टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, कितना हो गया, 3 आयन्स हो गए। अब मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, फिर से वही कोबाल्ट, और उसके बाद 6 पोजीशंस बना देते हैं। 6 पोजीशंस हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दी। अब 6 पोजीशन में 5 पोजीशन पे तो अमोनिया ही रहेगा, इसको अमाइन बोलते हैं हम लोग, अमोनिया सही, ये तो फॉर्मूला है वैसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम इसको अमाइन बोलते हैं। ये NH3 हो गया, इसमें से एक पोजीशन पे ये नहीं है, 5 पोजीशन पे है। 6th पोजीशन पे किसको बनाना है, क्लोराइड को, मैंने बना दिया क्लोराइड। अब आप कहेंगे कि थ्योरी में तो ये बताया गया कि जो एनानिक लिगेंड है, एनानिक लिगेंड को यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो प्राइमरी वैलेंसी ये जो क्लोराइड है इसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है ना भाई, इन दोनों की वजह से +3 आ रहा है, तो यानी कि ये प्राइमरी वैलेंसी को फुलफिल कर रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी को जो फुलफिल करेगा उसको तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना चाहिए। फिर बात आती है कि उनकी थ्योरी में दूसरा पार्ट भी था सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, उन्होंने कहा जो सेकेंडरी वैलेंसी को फुलफिल करेगा उसको किससे रिप्रेजेंट करना है, थिक लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो कौन सी लाइन बनाए यहाँ पर, तो ऐसे में हम दोनों लाइन ड्रॉ करते हैं जो ये हमें बताता है कि ये जो एनानिक लिगेंड है ये दोनों टाइप के बैलेंसीज को फुलफिल कर सकता है। ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अभी 2 क्लोराइड बच रहे हैं हमारे पास, तो 2 क्लोराइड हम कहीं भी लगा देंगे, इस तरीके से बना दिया हमने। तो यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर जो इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का जो सिल्वर आयन है, ये जो सिल्वर आयन है, ये सिल्वर आयन इस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद 2 मॉलिक्यूल सिल्वर क्लोराइड के देगा या 2 सिल्वर क्लोराइड देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसी तरीके से एक तीसरा हमने फार्मूला लिख दिया कंपाउंड, ये वर्नर फार्मूला है COCl3, 4 अमाइन ग्रुप लगे हुए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, 4NH3 लगा है तो यहाँ कोबाल्ट NH3, कितना NH3 इस बार 4 ही है, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +3 होने की वजह से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। तो यहाँ 2 क्लोराइड आ जाएगा और 1 क्लोराइड रहेगा बाहर, 1 क्लोराइड बाहर रहेगा। अब हम यहाँ पर कैटायन एनायन अलग करेंगे, तो यहाँ कोबाल्ट के साथ NH3, 4NH3, 2 क्लोराइड, और ये पूरा हमारा कैटायन हो गया। अब कैटायन के बाद एनायन बनाना, तो एक ही क्लोराइड बाहर है, तो वो क्लोराइड कहाँ चला जाएगा, बाहर। टोटल नंबर ऑफ आयन की बात करें तो नंबर ऑफ आयन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, एक कैटायन एक एनायन, तो 2 ही आयन बने हैं। फिर से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हम कहेंगे कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट के साथ 6 पोजीशन बना दें, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ रहा है। 4 NH3, 4 NH3 हमने लगा दिए। उसके बाद 2 क्लोराइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो 2 क्लोराइड हमने बना दिए। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ऊपर नीचे बनाओ, लेकिन समझने के लिए चीज़ों को आसान बनाना पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। कई बार प्रैक्टिस करने से समझ में आने लगेगा ये कि कैसे ड्रॉ करना है। तो ये क्लोराइड हमने यहाँ रख दिया, क्लोराइड। अब ये जो क्लोराइड है दोनों काम कर रहा है, प्राइमरी बैलेंसी भी को भी फुलफिल कर रहा है, सेकेंडरी को भी। तो क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ हम डैश लाइन और थिक लाइन दोनों बना देंगे। 1 क्लोराइड बच रहा है तो उसको कहीं पे भी लगा दीजिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको देख के इस फॉर्मूले को लिखना आना चाहिए और यहाँ इस फॉर्मूले से इसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए। कौन प्राइमरी बैलेंसी का पार्ट है, कौन सेकेंडरी बैलेंसी का पार्ट है, ये समझ में आना चाहिए। ये दोनों काम करता है, इसीलिए यहाँ पर हमने दोनों लाइन्स ड्रॉ की हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रहा है। क्या काम कर रही है, ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉटेड लाइन बनाई है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, इसका लास्ट एग्जांपल है ये। फिर से यहाँ पर देखेंगे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है। फिर यहाँ पर कंपाउंड का फॉर्मूला हमने लिखा, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड बना रहा है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर कोई है ही नहीं, यानी कि आयनाइजेबल कोई है ही नहीं, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर कर लिया गया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप समझते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस जो वाटर में पहुँचने के बाद या किसी पोलर सॉल्वेंट में जाने के बाद आयंस में ब्रेक कर जाते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आयन नहीं बनेगा। तो आयन नहीं बनेगा तो कैटायन यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, एनायन भी कोई नहीं बनेगा, और नंबर ऑफ आयंस 0 हो जाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है कि कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का जो क्लोराइड है, ये अमोनिया को लेके ही इतने टाइप के कंपाउंड बनाता है।
लेकिन डिपेंड करता है कि किसके साथ किस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है। हम नंबर ऑफ क्लोराइड आयन को देख के बता सकते हैं कि कितने क्लोराइड आयन किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर थे या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर थे। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये समझने में बहुत ही आसान है, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया, मैं दोबारा उसको 1 मिनट में कंक्लूड कर देता हूँ। मैंने कहा कि जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, और जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। लेकिन जो लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा ही ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करेगा। तो वो निगेटिव लिगेंड सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी बैलेंसी को, निगेटिव लिगेंड जो है वो प्राइमरी बैलेंसी सेकेंडरी बैलेंसी दोनों को फुलफिल कर सकता है, और जो न्यूट्रल लिगेंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी बैलेंसी को फुलफिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज ना होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। यहाँ तक हो चुका है। अब इसको हम समझ लेंगे यहाँ से कि जो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो लिखे हैं वो अलग अलग हैं, उसी हिसाब से नंबर ऑफ आयन भी बदलते रहते हैं। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।